जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन जो है 7 से 8 बजे जो है शाम को कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता ही है। तो आज भी है टॉपिक जो अभी चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। उसमें हम लोग 3 वंशों के बारे में चर्चा कर चुका है। और जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। अब इसके बाद जो है एक लास्ट वंश जिसका नाम है आरबीडू वंश। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और यह लास्ट वंश है। उसके बाद विजयनगर के शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को आज पढ़ना क्या है पहले यही देख लीजिए। हेलो गाइस, जाओ। हाँ, तुलु खत्म नहीं होगा। तुलु हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए हैं। आज पढ़ना है हम लोग को आरबीडू वंश। कौन सा वंश? और विजयनगर के शासन प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि वहाँ प्रशासन व्यवस्था कैसा था। समझ में आया कि नहीं? और एक और चीज देखेंगे वहाँ के कर व्यवस्था, कर वसूलने का व्यवस्था क्या था। समझ में आ रहा है? और यहाँ देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि हमको शासन व्यवस्था से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। जितना प्रश्न शासक और राजवंश से पूछा जाता है उतना ही प्रश्न शासन प्रशासन से पूछा जाता है। तो कर व्यवस्था से भी पूछा जाता है। अच्छा, इतिहास का सबसे अधिक जो हार्ड पोर्शन होता है जानते हैं क्या होता है? किसी वंश के उसके शासन व्यवस्था को पढ़ना, उस समय के सामाजिक दशा को पढ़ना, और महिलाओं के दशाओं के बारे में उस समय चर्चा करना, सामाजिक व्यवस्था को पता करना। समझ में आया? और कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ना, कर व्यवस्था पढ़ना। इन सब चीजों, ये सब पूरा एक, जितना एक वंश पढ़ने में टाइम लगा है ना, उससे ज्यादा शासन प्रशासन के निचोड़ निकालने में लगता है टाइम। समझ में आया कि नहीं? जो अच्छे तरीके से रामचंद्र शर्मा की एक बुक है, हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत डिटेल में दिए हुए था। खैर वो तो आप लोगों के काम के लायक नहीं है। तो आज हम लोग चलते हैं अभी आरबीडू वंश के पास। कहने गया आ ही नहीं रहा। यही है आरबीडू वंश। अच्छा, एक बात बता दीजिए तो कि तुलु वंश के संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह देव। वीर नरसिंह देव भी कह सकते हैं, इसे वीर नरसिंह कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात यह है कि तुलु वंश के अंतिम शासक कौन था? सादा शिवराय का वह मंत्री या वह सेना नायक जिसे जो है राक्षसी तांगरी के युद्ध में मार दिया गया। राम राय। अब वही बंटवा दिया था। बंटवारा कौन करवाया था? राम राय ही करवाया। और सदाशिव राय को हत्या कौन कर दिया? तिरुमल। कौन कर दिया? तिरुमल के अब देखो यहाँ, तो पहला वंश कौन था? संगम वंश। संगम के बाद सालू, और सालू वंश के बाद तुलु वंश। कौन? तुलु वंश के बाद आरबीडू। कौन है? आरबीडू। कोई दिक्कत? और ये जो है तुलु वंश के अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था? सदा शिव राय। क्या नाम था? सदा शिव राय। अभी सदा शिव राय के वहीं मार करके कौन बन गया था शासक? तिरुमल। यह एक नए वंश का स्थापना किया, जिस नए वंश का नाम क्या था? आरबीडू। क्या नाम है? आरबीडू। तो इसको ना
पेनुगोंडा, इसने एक जगह था, जैसे कि विजयनगर का राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर हम्पी को ही बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि विजयनगर के स्थान पर इसने राजधानी बना लिया अपना पेनुगोंडा को। कब बनाया? पेनुगोंडा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अपनी राजधानी यह बनाया, परंतु 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को क्या बना लिया? अपना मुख्यालय। मुख्यालय अर्थात राजधानी ही जैसा हो गया, समझ में आया। लेकिन देखो, इसी वंश के था जिसका नाम क्या था? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय, तो वेंकट द्वितीय कहाँ बनाया राजधानी? चंद्र। दिखाई दिया कितना राजधानी अभी बना? सबसे पहले हरिहर प्रथम ने बनाया था, कौन राजधानी? हम्पी नहीं, आने गोंडी। और ओकरा बाद इधर देखो, ओकरा बाद क्या बना? हम्पी। हम्पी के बाद पेनुगोंडा, और उसके बाद चंद्रगिरी। कितना राजधानी बना? 4। कितना बना? 4। कितना बना? 4। इतना बात याद रखना कि ये जो वेंकट द्वितीय है राजधानी, चौथा नंबर की राजधानी बनाया था तिरुमल। पेनुगोंडा राजधानी। हम देखिए, इसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। किसको माना जाता है? वेंकट द्वितीय को। तिरुमल को माना जाता है, तिरुमल को। समझ में आया कि नहीं? वैसे इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी कुछ कम नहीं था। समझ में आया कि नहीं? ये भी कम नहीं था, लेकिन एगो महान मतलब बढ़िया शासक कहें तो वेंकट द्वितीय को कह सकते हैं। लेकिन एगो दबंग शासक जैसे कृष्णदेव राय जैसा शासक जो हुआ सब, तो पूरे साम्राज्य में सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। समझ में आया कि नहीं? और इसमें जो है ये बोल रहा है कि अंतिम जो शासक था वो वेंकट द्वितीय, जो एक महान शासक था। इससे भी बढ़िया शासक कौन था? तिरुमल। लेकिन तिरुमल को महान कह सकते हैं? इहो तो बला पहाड़ ही लाया है बल लगा करके ही क्या किया है? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंगा तृतीय। और को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला ले। अच्छा देखो तो, ध्यान से देखो तो, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? दिल्ली सल्तनत से। कहाँ से? जब यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक था। ये समाप्त कहाँ हो रहा है? तो मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। कहाँ मिला लिया गया? अब मराठा साम्राज्य में कौन मिलाए थे? स्वयं शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक ही माने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो किन्होंने मिला लिया? शिवाजी। कोई दिक्कत? तो शिवाजी कब मिला लिए? जब ये लोग कमजोर पड़ गया तब। और उससे पहले तो अपने में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य लड़ रहा। समझ में आया कि नहीं? विजयनगर साम्राज्य का जो है अंतिम शासक किसको हम कह सकते हैं? श्रीरंगत। अब विजय सुन लो पहले, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक भी रंगा तृतीय, आरवीडू वंश के अंतिम शासक भी रंगा। कोई दिक्कत? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हरिहर प्रथम। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अंतिम शासक पूछ सकता है, तो आरबीडू का जो अंतिम होगा वही। तो रंगा तृतीय को हरा करके और शिवाजी क्या कर लिए? इसको जीत लिया। जीत करके यो सब काम नहीं किया था सब। बहमनी साम्राज्य जब नहीं बना था तो वारंगल, जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र था, मदुरै, इन सारे को ये सब क्या किया? सब जबरदस्ती हथिया लिया, छीन लिया था सब। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उतना डीप में हम लोग को नहीं जाना है, उतना डीप में। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ले जाकर के इस्लाम धर्म कबूल क्यों करवा दिया? क्योंकि वह इस्लाम विरोधी लोगों को अपने यहाँ क्या दे दिया था? स्थान। समझ में? और एक छोटा सा साम्राज्य में मंत्री था सब।
उस साम्राज्य को उजाड़ दिया। तब ने जाके बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम क्या हो गया, विजयनगर। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था क्या है। पहला बात है कि प्राचीन भारत की भांति इस काल में भी राज्य की सप्तांग विचारधारा पर बल दिया। सप्तांग का मतलब होता है, सप्त मतलब 7, अंग मतलब इसमें जो शासन, यहाँ जो प्रशासन चलाया जाता था, तो प्रशासन का कितना अंग था, 7। और ये सातों अंग प्राचीन काल से प्रचलित है। प्राचीन काल में 7 अंग कौन कौन था उसको पहले देख लेते हैं, और फिर बाद में देखते हैं कि इस समय उसी के जगह पे किस किस प्रकार के अंग को ये लाया गया था। समझ में आएगा? मतलब 7 भागों में प्रशासन करने के लिए क्या किया गया था, बांटा गया था। क्या किया गया था, बांटा गया। जैसे यहाँ देखिए, ये तो प्राचीन वाला है, ये ट्रिक आप लिए याद रख सकते हो इसका। अजदू कोदमी, स्वा, अजदू कोदमी, कोई दिक्कत। ये प्राचीन काल के सप्तांग है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 गो। अब यहाँ देखिए, सातों के बारे में एक बार डिटेल से देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये प्राचीन काल के है। पहले स्वा का मतलब क्या होता था, स्वामी, अर्थात हम लोग राजा कह सकते हैं। राजा को ही क्या कहा जाता था, स्वामी। क्या कहा जाता था, स्वामी। उसके नीचे से क्या हो गया, आमत्य। आमत्य क्या होता था, मंत्री। क्या होता था, मंत्री। उसके बाद जस से जनपद, जो छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था टूटा हुआ, जिसको हम लोग प्रांत के रूप में देखते हैं। उसके बाद दुर्ग, इससे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता था, दुर्ग। उसके बाद था कोश से कोश, उसके बाद दंड, उसके बाद मित्र। तो काय हो गया, देखिए तो स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र है। तो इसका फिर से देखिए यहाँ क्या है, स्वा, ज, अजदू, स्व, अजदू, कोदमी। फिर से बोलिए तो स्व, स्व, अजदू, कोदमी। फिर से बोलिए तो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तुरंत भुला जाएगी जब फिर से बोले यहाँ। अब बताइए तो, स्व से स्वामी, अ से आमद, जनपद, दू से दुर्ग, कोष, दंड, कोई दिक्कत। ये प्राचीन काल का था। कब का था, अभी के दिखाते हैं। देखिए, विजयनगर के प्रशासन व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो कृष्ण देव राय की एक रचना थी, तेलुगु भाषा में लिखा था, जिसका नाम क्या था, आमुक्त माल्याद। कौची नाम है प्रीति, आमुक्त माल्याद। कौन लिखा, देवराय द्वितीय। कौन लिखा था? अच्छा, कृष्ण देव राय, ऐसे बोलो, ऐसे कृष्ण देव राय। समझ में आया? ओके। अमुक्त मलयाद से क्या मिलता है कि उस समय शासन प्रशासन किस प्रकार से किया जाता था, यही ना बात जान। अच्छा, उस समय जो चलाया जाता होगा शासन प्रशासन, तो इसके बारे में तो जानकारी वो अपने बुक में लिखेगा ही नहीं, लिखेगा। कोई है जो अपने बारे में नहीं लिखे। प्रेम कथा लिख रहा है कोई लेखक, उसमें उसका प्रेम, उसके प्रेम के बारे में कुछ ना कुछ बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी बात है, नहीं लिखेगा। अब्दुल रजाक की जो यात्रा वृत्तांत थी, उसको भी लिखा। अच्छा, अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय। अब देखो राजा, तो विजयनगर के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी किनके किनके पुस्तक से मिलते हैं, तो 2 लोगों के पुस्तक। पहला कृष्ण देव राय के आमुक्त मल्याद, और दूसरा अब्दुल रजाक के यात्रा वृत्तांत से। समझ में आ गया? अब्दुल रजाक तो लिखा था कि जितना यहाँ पे, जितना यहाँ पे कृषि का क्षेत्र है, हम पूरे भारत में नहीं, जहां जहां भी यात्रा किए हैं, इतना अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र अभी तक देखे ही नहीं है। समझ में लिखा है अपने पुस्तक में।
इस बात का वर्णन भी किया गया है। अब यहाँ देखो, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके प्रमुख अधिकारी या प्रधान या महाप्रधान कहलाता था। अब यहाँ कहा गया कि जैसे वहां आमद थी, स्वामी था ना, यहाँ कौन है? राजा। कौन है? राजा। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है। कौन है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के प्रधान कौन है? महाप्रधान। इसको हम लोग प्रधान कहते थे या महाप्रधान। क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत? क्या लिखल है? महाप्रधान। वही, सॉरी, प्रधानी या महाप्रधानी? लड़की है, चुप। लड़की है। देखो इधर, ऐसा ही हमारा स्त्रीलिंग नहीं याद रहता है, जहाँ स्त्रीलिंग रहता है पुल्लिंग बना के चक्कर में रहते हैं। जैसे नहीं होता है कि नल से पानी गिर रहा है, टिप टिप टिप, मतलब कि ना टप 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 गिरता है। टिप टिप का है गिरेगा? टप टप गिरता है कि नहीं गिरेगा? इधर देखिए, अध्यक्ष एक हुआ करता था, सभा नायक होता था उसका। देखो यहाँ, इसका जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था उसको हम लोग सभा नायक कहते थे। क्या कहते थे? सभा, मतलब वो पूरे सभा का अध्यक्ष। समझ में आया? अब यहाँ देखो, इस समय राजा अपने राज अभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था, जिससे हम लोग क्या कहते थे? पट्टाभिषेक यज्ञ। क्या कहते थे? क्वेश्चन पूछे हुए है कि पट्टाभिषेक यज्ञ किस क्षेत्र के या किस साम्राज्य के राजा अपने राज्य अभिषेक पे कराया करते थे? विजयनगर साम्राज्य के। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेक। तो कृष्ण यहाँ के मतलब राजा करवाया करते थे। इसके समय पूरे साम्राज्य को निम्न नामों से जाने जाते थे, जो निम्नलिखित नाम आगे है। समझ में आया? मतलब साम्राज्य के किन किन नामों से जाना जाता था। तो इसमें बात पता चल गया ना कि कृष्णदेव राय के आमुक्त मल्याद पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि शासन प्रशासन कैसी थी। अब्दुल रजाक के भी पुस्तक से मिलती है। समझ में आया कि नहीं? और भी जो लोग, नुनीज भी आया था अच्युत देव राय के समय, वो भी यह बात बताता है। नुनीज भी बहुत सारे बातों को लिखा है। समझ में आया कि नहीं? जब हम विजयनगर साम्राज्य में गए थे, तब वहाँ लगभग लगभग 5 से 6 लाख सैनिक थे। समझ में आया कि नहीं? और एक से कौन है, कहाँ गया ये अब्दुल रजाक? तो ये बात लिखता है कि लगभग 60,000 हिंदुओं को धनुषधर बना दिया गया, धनुधारी। समझ में आया कि नहीं? घोड़ा खरीद के लाया लाया करता था ये लोग। समझ में आया? तो घोड़ा ईरान इराक से व्यवहार था ना। अरे अल्मोड़ा के साथ था कि नहीं था? अब यहाँ देखिए, ये केंद्र हुआ करता था एक, और केंद्र का प्रधान कौन हुआ करता था? राजा। कौन हुआ करता था? राजा। इसके नीचे हुआ करता था, यहाँ प्रांत होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रांत। क्या बोलेंगे? प्रांत। अब प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। अभी मंडल होता है कि नहीं? अनुमंडल, प्रमंडल, और उसके बाद मंडल। यहाँ देखिए, अनुमंडल के ऊपर होता है प्रमंडल। क्या होता है? अब प्रमंडल के ऊपर मंडल। अब मंडल जिला को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मंडल किसको बोलते हैं? जिला को। समझ में आया? ये प्रांत के रूप में था। उसके नीचे जो हुआ करता था जिला। क्या हुआ करता था? जिला। समझ में आया? जिला के नीचे तहसील, मतलब मेला ग्राम। तहसील का मतलब बहुत सारे गांवों को जोड़ करके एक जो बनाया जाता था, उसको क्या बोलते थे? तहसील। जिसको हम लोग ब्लॉक जैसा देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और उसके नीचे गांव हुआ करता था, ग्राम, जिसको हम लोग उड़ कहते थे। अब यहाँ देखो, विजयनगर साम्राज्य में गांव को उड़ कहते थे। इसके ऊपर मेला ग्राम था, जिसको हम लोग तहसील के रूप में जानते थे। अब विजयनगर साम्राज्य में बलनाडु या कोट्टम कहा जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? जिला। और देखो, प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। और केंद्र में तो साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। केंद्र में क्या था? विजयनगर साम्राज्य। तो कितना भाग में टूटा है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए,
कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। मतलब 6 गो ऐसा प्रांत था जो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर के अंतर्गत आता था। अब यहाँ देखो, अच्युत देव राय के समय यहाँ जो है प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महाभिंडलेश्वर। अभी हम आप लोग को बताए थे ना कि महाभिंडलेश्वर जो पद है बनाने वाला अच्युत देव राय है। कौन है? बताए थे ना, एक अधिकारी नियुक्त किया था। तो वो कहा किया ना कि अधिकारी प्रांतपति के जगह पे नियुक्त किया था, कि प्रांतपति को हटा करके आया महाभिंडलेश्वर अधिकारी एक नियुक्त कर देते हैं। किसको चलाने के लिए? प्रांत। समझ में आया? केंद्र को तो साम्राज्य को राजा मतलब डील कर रहा है, लेकिन प्रांत को चलाने के लिए प्रांतपति थे। समझ में आया? अब यहाँ देखो, कृष्णदेव राय नायकर व्यवस्था लाया था। अब यहाँ देखो, इसके तहत क्या किया जाता था? नायकर व्यवस्था में हुआ क्या करता था, पहले सुनो। इसके तहत जो है अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? भूमि। अब देखो ध्यान से, कभी कभी पूछे क्वेश्चन कि यहाँ देखो, ये जो नायकर व्यवस्था है उसको जो दिल्ली सल्तनत में किस नाम से जाना जाता था? इक्ता व्यवस्था। किस किस व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था। कौन लेकर के आया था? इल्तुतमिश। कौन लेकर के आया था? इल्तुत। इसको प्राचीन काल में देखेंगे, गुप्त कालीन काल में, तो इसको सामंती व्यवस्था कहते थे। क्या कहते हैं? सामंती। क्या कहते थे? सामंती। ये सामंती व्यवस्था जो है गुप्त काल में ही डेवलप हुआ था, या इसका विकास हुआ था। समझ में आया? तो ये गुप्त काल में इसको क्या कहा जाता था? सामंती व्यवस्था। एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत, है ना। और नायकर विभाग कृष्णदेव राय के समय। इतना में कोई दिक्कत है? तो नायकर व्यवस्था, और इसमें हुआ क्या करता था कि नगद वेतन के जगह पे जमीन उसको दिया जाता था। वेतन के बदले जमीन, एकता व्यवस्था कहलाता है। वेतन के बदले जमीन देना। नायकर व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य में था, वेतन के बदले जमीन देना, सामंती व्यवस्था कहलाता था, जो गुप्त काल में। और गुप्तकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास के भाग है कि नहीं? हाँ देख लो, अभियो ने बुझाता प्राचीन के भाग है। अरे जा अब हम यहाँ भरे हमको तो हमको तो चाहिए कहीं से भी याद ही रहेगा। इधर देखिए, इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को बोलते थे अमरम भूमि। जैसे कि सैनिक को जो भूमि दान में दे दिया जाता था ना, तो जो दान में दिया गया भूमि है उसी को क्या कहते थे? अमरम भूमि। कोई दिक्कत? ये प्रश्न पूछे हुए है कि अमरम भूमि क्या है, तो सैनिकों को दान में दिया जाने वाला भूमि। विजयनगर साम्राज्य में इस प्रकार के व्यवस्था थे। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? अमरम नायक। क्या कहा जाता था? अमरम नायक। मतलब जो प्राप्त करता था अमरम नायक, और जो भूमि, जिस भूमि को दिया जाता था अमरम भूमि, और जिस तरह का ये व्यवस्था था उस व्यवस्था को कहते थे नायकर व्यवस्था। क्या कहते थे? नायकर व्यवस्था। क्या कहते थे? नायकर। तो नायकर व्यवस्था कृष्णदेव राय के समय था ना, और जो भूमि दिया जाता था उसको क्या कहते हैं? अमरम भूमि। और जो व्यवस्था था, जो सैनिक लेता था उस सैनिक को क्या कहता था? अमरम नायक। नायक मतलब सैनिक। अब देखो, मंदिर के दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? देवभूमि। जो मंदिर के दान में दिया गया भूमि है ना, उसको देवभूमि। समझ में आया? सैनिकों को दान में दिए तो अमरम भूमि, और मंदिर के दान के लिए दिए तो देवभूमि। क्या होगा? देवभूमि। इस बात को याद रखिएगा। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। क्वेश्चन पूछे हुए है कि विजयनगर साम्राज्य में कदाचार विभाग किससे संबंधित था? सेना से। किससे? सेना से। या कदाचार विभाग को क्या कहते? सैन्य विभाग को क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य में? कदाचार विभाग। क्या कहते थे? क्या कहते थे? अब यहाँ देखिए, अमरम भूमि क्या है?
वेतन के बदले दिया गया भूमि क्या कहलाता है? अमरम भूमि। और जिसको दिया जाता था अमरम नाय। देवभूमि क्या है? मंदिरों को दान में दिया जाने वाला भूमि। अब कदाचार विभाग क्या है? सैन्य विभाग, याद रहेगा। अच्छा, नायकर विभाग किसके समय आया था? विजयनगर में। अरे कृष्ण देव राय, KDR, कृष्ण देव राय के समय ना आया था, है कि नहीं है? अब यहाँ देखिए, विजयनगर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। पहले ये भी देखिए कि वहाँ का समाज किस प्रकार का था। आखिर मान लो कि पूरा का पूरा व्यवस्था बढ़िया है और समाज का स्थिति खराब हो, तब तो दिक्कत है कि नहीं है? फिजिक्स वाला चैप्टर वो जोड़ के सर पढ़ा रहे होंगे तो। हाँ, तो वो थोड़ा होता है बोरिंग टाइप के, सबको वैसा लगता है। यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था। लेकिन कैसा अंतिम साम्राज्य था? अंतिम साम्राज्य था, एक बाद साम्राज्य नहीं बना। बन ये कह रहा है कि अंतिम साम्राज्य जानते हैं कैसा था? वर्णाश्रम व्यवस्था वाला। वर्ण के आधार पे काम देने की जो व्यवस्था थी, समझ में आया? काम के आधार पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हुआ करते थे ना, ऐसा व्यवस्था रखने वाला यह अंतिम साम्राज्य था। इसके बाद अब ऐसा व्यवस्था वाला कोई साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। कोई दिक्कत? मतलब वर्णाश्रम था कि नहीं था? विजयनगर साम्राज्य में था। तो ये बात याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य या समाज वर्ण एवं जाति आधारित समाज था। वर्ण एवं जाति आधारित समाज था कि नहीं था? वर्ण के आधार पे। और इसमें जो है, इन चारों वर्णों में किसको श्रेष्ठ माना जाता है? ब्राह्मण को क्या माना जाता था? श्रेष्ठ। यहाँ तक नहीं, ब्राह्मण को मृत्यु दंड से क्या दिया गया था? मुक्त रखा गया था कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो विजयनगर साम्राज्य में ये असमानता, हाँ, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। जाति ना वो वर्णाश्रम में श्रेष्ठ ना है वो, समझ में आया कि नहीं? वो समानता का अधिकार नहीं ना है, यहाँ पे संविधान वाला में जिंदगी जी रही हो तुम। सजा दे सकता था, मृत्यु दंड नहीं दे सकते। इससे मुक्त रखा गया था कि मृत्यु दंड उसको देने के भी लायक है तो उससे दूसरा सजा दे देंगे हम, लेकिन मृत्यु दंड नहीं देंगे। अब देखो, इस काल में उत्तर भारत से बहुत सारे लोग दक्षिण भारत में आए थे। और दक्षिण भारत में जो गया ना, मान लो कि मेरे ससुराल से कोई आता है, तो मान लो ऐसा, पहले ही जो शब्द बोले ऊपर से मानना पड़ेगा। तो आया है तो मान लीजिए कि कहीं कहीं पे नाता कहा जाता है, कहीं कुटुम कहा जाता है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई कोई आते हैं तो यहाँ पे जो उत्तर भारत से लोग दक्षिण भारत में गए ना विजयनगर साम्राज्य में, तो उन्हें क्या कहा? सब बडवा। क्या? बडवा। बडवा, उधर से आने वाला व्यक्ति। तू कहा ना अब यहाँ देखो, इस काल में समाज में देवदासी प्रथा थी। मतलब देव के दासी बन जाती थी सब महिला। समझ में आया कि नहीं? देवताओं की दासी बनना, भगवान के कुंवारे रह जाना, फैन बन गई। नहीं,
अब यहाँ देखो, इस समझ में आया? तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे ये वाला, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो देवदासी का मतलब होता है दासी का मतलब क्या होता है? दास, सेवक, सेवक। हाँ हाँ, भगवान कृष्ण। पहले महिलाओं को ये सब अधिकार नहीं दिया गया था। पहले ये सब महिलाओं को अधिकार दिया गया था? नहीं, बहुत कम था। लेकिन उस समय देवदासी के प्रचलन था, या राजा के भी सेवक हो सकते थे। अभी और है, ये सब नायिका भी भर्ती करता था सब महिला को इसमें, मतलब इनके समाज में महिलाओं के लिए क्या था? यहाँ देखिए, इस समय जो है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी अच्छी नहीं होती तो कोनो बनने देता देवदासी? चल चल, नौकरानी बनना हम, पोछा उछा मारेंगे, देव के दासी बनेंगे। तो देव के दासी बनेंगे, देवदासी का मतलब नहीं समझ में रहा है। देव के दासी, मेरा दासी बनो, चलो ऐसे बोलेगा लोग। हम मतलब ऐसे बोलेगा लोग, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण देव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं की भी नियुक्ति की जाती थी। मैं, हाँ, बॉडीगार्ड, महिला बॉडीगार्ड होती थी सब। समझ में आया कि नहीं? ऐसे एकदम, ये हटो। हाँ, अंगरक्षक। तो अच्छा देखिए, पहले इनको महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ किस लिए भर्ती किया जा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को भर्ती पहले किया जाता था साफ सफाई काम करने अंगरक्षिका के रूप में भर्ती किया जाता था? नहीं, क्योंकि महिला को वैसे ही कमजोर समझा जाता है, तो महिला को क्यों अंगरक्षक भर्ती करेंगे? कहाँ अभी किया जाता है, बहुत कम। लेकिन होता है, लेकिन होता है, नहीं होता है। इस काल में, इस काल में मनुष्य का क्रय विक्रय भी होता था, जिसे वेश्भोग कहा जाता था। ना समझे सब? विजयनगर साम्राज्य में आदमी को कीना और बेचा भी जाता। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, आदमी को खरीदा और बेचा जाता था, गुलाम, क्रय विक्रय वाला व्यवस्था था ना, तो ऐसा था। और उसको हम लोग क्या कहते थे? वेश्भोग। क्या कहते थे? मानव के क्रय विक्रय को क्या कहते थे? वेश। कहाँ था ये व्यवस्था? विजयनगर। इसको किस नाम से जानते थे? वेश्भोग। कोई दिक्कत? मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज के साथ बोमलाट, बोमलाट नामक एक छाया नाटक का क्या था? मनोरंजन के लिए लोग कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज। क्वेश्चन पूछे हुए कि विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन के लिए सबसे प्रचलित खेल क्या था? शतरंज। आइए, जो बोल माट था, अच्छा बोमलाट। तो बोमलाट जो है ना, ये एक प्रकार का छाया नाटक है। समझ में आया? ना समझे? नहीं समझे तो रुक ने दिखाते हैं। हाँ देख। दिखाई दे रहा है? ऐसा अभी पटना रंगाले में दिखाया जाता, कभी देखने नहीं गए हो तुम? मोमलाट वाला ऐसे पर्दा, ऐसे पर्दा के पीछे उस प्रकार से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? लगता है कि एकदम वास्तव में फिल्म चल रहा है, लेकिन होता है वास्तव रियल एक्टिंग। मतलब प्रादर्शी पर्दा होता है, प्रादर्शी। अब मतलब हटा दिया जाता है अब तो पर्दा। इस समय पर्दा के पीछे रहता था तो। समझ में आया? और देखो, यहाँ यक्षगान का भी विकास विजयनगर में ही हुआ था। और यक्षगान सबसे अधिक प्रचलित कब का था? ये दिखाई दे रहा है? ये एक कला है, नाटक कला। नाटक था, यक्षगान क्या है? यहीं से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया कि नहीं? कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य। कोई दिक्कत? था खेल में सबसे प्रचलित, खेल में सबसे शतरंज। उसके बाद कोई नाटक, छाया नाटक कौन नाम था? बोमलाट। कौन नाम था? बोमलाट क्या नाम था? बोमलाट। इसके बाद यक्षगान। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, भू राजस्व को
सीरत कहते थे। जो भूमि पे कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? सीरत। भूमि पे कर लगाया जाएगा ना, ये लगभग लगभग उपज के 1/6, मतलब 1/6, मतलब 1/6 भाग लिया जाता था। जितना उत्पादन हुआ उतना का 6 भाग भू कर के रूप में लिया जाता था। इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? आथवन। क्या कहते थे? आथ। देखो सीरत, सूरत और सीरत नाम सुने थे? सूरत और सीरत दोनों बढ़िया होना चाहिए। कैसे? गुण होता है, सीरत का मतलब क्या होता है? गुण। अब व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब व्यवहार गुण उन सब एक में समेटा के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तब तो तोर नहीं है ठीक होगा सीरत। देखे ना, डिस्टर्ब कर रही है कबे से, तो पढ़ाई में आगे बढ़ जाती है। ये देख कि इससे कपाड़ो फूट सकता है, बहुत मजबूत है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो, कर का मुख्य आधार क्या था? कृषि। कहाँ से पैसा आता था? विजयनगर साम्राज्य के कर कहाँ से वसूला जाता है? कृषि। भूमि कर को क्या कहते थे? सीरत। क्या कहते थे? आज जो वो वसूलने वाला अधिकारी, क्या? आथवन। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमि कर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत। यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए कि शिष्ट क्या है, तो ये एक प्रकार का भूमि कर है। क्या है? और यह राजकीय आय मतलब उस साम्राज्य के आय, साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कौन सा कर? तो शिष्ट कर। शिष्ट कर क्या है? भूमि कर। क्या है? क्या है? मतलब भूमि पर लिया जाने वाला कर था। अब देखो यह, जबकि केंद्रीय राजस्व विभाग 58 के नाम से जाना जाता था। यह है राजकीय। राजकीय का मतलब समझते हो सब? प्रांत। राजकीय का मतलब प्रांत, प्रांतीय कह सकते हैं। और केंद्र के मतलब विजयनगर साम्राज्य, मतलब प्रांत में कौन सा कर? शिष्ट। और जबकि केंद्र में जो लिया जाता था भूकर, उसको क्या कहते थे? 58। ये विभाग था 58। क्या नाम था? 58। समझ में आया? शिष्ट एक बार शब्द पूछ ले था, शिष्ट शब्द का अर्थ होता है भूकर। इस समय 4 प्रकार के भूमि कर प्रचलन में थे, जिसमें पहला कौन था? सिंचित। सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर, मतलब जिस पे सिंचाई करने की कम मतलब जरूरत पड़ती थी। समझ में आया कि नहीं? और फसल अधिक से अधिक होता था। समझ में आया कि नहीं? मतलब ऑलरेडी सिंचित था। यह सबसे उपजाऊ भूमि था, और यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल होती थी, और इस पर सर्वाधिक कर लिया जाता था। तो सिंचित भूमि पे याद रखना कि सबसे अधिक कर लिए, इस पे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे अधिक उपजाऊ भूमि भी यह था। उत्पादन अधिक, तो टैक्स भी अधिक। क्योंकि लागत भी इसका क्या था? कम, क्योंकि सिंचाई करना नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब यह ये बात यह दर्शाता है कि उपज अधिक होगा तो टैक्स अधिक लेंगे। इससे मतलब नहीं कि तुम्हारा निवेश कितना हो रहा है। समझ में? निवेश ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इससे मतलब नहीं। उत्पादन जितना अधिक होगा टैक्स उतना ही अधिक लेंगे। कोई दिक्कत? ये उचित तो रहता है। अब इधर देखो, दूसरा था बगानिया, बगाती भूमि। अब यहाँ देखो, इस भूमि पर बागानी फसल उगाया जाता, जैसे मसाला की खेती होती थी। कर्नाटक के क्षेत्र में हो सकता है ना। अब देखो, इस पर कर जो है सिंचित भूमि से कम लिया जाता था। इस पे कर सिंचित भूमि से कम, क्योंकि सर्वाधिक कर किस पे लगता था? सिंचित भूमि। बागानी भूमि पे कर उससे कम लगता। इस पे क्या उगाया जाता था? बागानी फसल। क्या? बागानी फसल, जिसमें मसाला है। समझ में आया? सबसे अधिक। एक होता है ऊसर भूमि। क्या होता था? वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि, हर साल कृषि नहीं होता है। समझ में आया? बंजर भूमि टाइप के, जिस पर एक साल खेती किए तो उसका उर्वरकता क्या हो गया? समाप्त। अब 2-3 साल बाद बोएंगे।
फिर 2 साल बाद बोएंगे। समझ में आया? यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर कर क्या था? पहला पहला भूमि के प्रकार क्या था? सिंचित भूमि। क्या था? सिंचित भूमि। दूसरा बगानी भूमि। क्या था? और तीसरा क्या था? ऊसर भूमि। क्या था? और ऊसर भूमि पे कर कम लिया जाता था, क्योंकि इस पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं, क्योंकि हमेशा ही तो सूखाग्रस्त रहता था और नमी नहीं रहेगा तो खेती होगा? बीज को उगने के लिए नमी तो चाहिए ना, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इस पे टैक्स कम लिया जाता था क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा। चौथा था जंगली या वन भूमि। चौथा क्या था? इस भूमि का अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। अब वन भूमि है, जंगली भूमि पे, इस पे तो जंगल होगा, खेती तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ कृषि कार्य ना के बराबर होता था, मतलब कृषि कार्य नहीं ही होता था, मतलब ने के बराबर होता था। कोई दिक्कत जंगली भूमि पर। और इस भूमि पर कोई कर नहीं था, मतलब कि वन भूमि पे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं। ऊसर भूमि पे सबसे कम कर था, जंगली भूमि पे कोई कर नहीं था, बागानी भूमि पे थोड़ा कम था, सिंचित भूमि पे सबसे अधिक। सिंचित भूमि पे कोई दिक्कत। अब देखो इस समय खेत में लगे कृषक मजदूर को कूदी कहते थे। जो खेतवा में काम नहीं करते हैं मजदूर, हमने नहीं कहते हैं मजदूर, तो उस समय ओकनी के क्या कहता था? किस शब्द से? कूदी। क्या कहता था? कूदी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कूदी क्या है, तो कृषक कार्य में लगे मजदूर को क्या कहते हैं? कूदी। घर बना रहा है तो ओकरो कूदी नहीं कहेंगे, कृषक कार्य में लगे हुए मजदूर को क्या कहेंगे? कूदी। अब देखो इस समय भू राजस्व में राजकीय आय का मुख्य साधन था, तो बताए हैं कि बिना भूमि राजस्व के प्रांत का किसी भी प्रकार का कोई आय नहीं। अब यहां तक बता रहा है कि यह उपज के 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। मतलब कर व्यवस्था कितना था? 1/6। लेकिन किसका? उपज। किसका? उपज का। किसका? उपज का। कोई दिक्कत? 1/6 उपज का। अब देखो कई तरह का लिया जाता था कर। एक बार बटाई कर होता था, बांट लेता था। समझ में आया? बटाई कर भूमि मतलब जमीन आप बो दिए है ना, उसी में से बांट करके काट लेगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। खेत में खड़े है तो ले लिया टैक्स के रूप में, काट लेगा। एगो काट करके साफ कीजिएगा तब, एगो काट करके रख दोगे, बोझ है तो बोझवा बांट लेगा, एगो काट करके अनाज बांट लेगा। ऐसे करके मतलब तीनों में से कोई एगो तरीका से लिया जाता था। अब देखो मुद्रा व्यवस्था क्या था, यहाँ देखो मुद्रा व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण का बराह था। यहाँ दिखाई दे रहा है स्वर्ण बराह, विजयनगर स्वर्ण बराह दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा है? दिया। ये स्वर्ण बराह क्वेश्चन पूछता है, एकरे पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैगोडा। तो जो विजयनगर साम्राज्य के सोना के सिक्का होता था ना, ओकरे क्या कहते थे? पैगोडा। क्या कहते थे? 12 ग्रेन का होता था, सॉरी 52 ग्रेन का। सोना सोना मापने का एक मतलब अथी है, यूनिट है ग्रेन। समझ में आया कि ना? हाँ, ग्रेन में आप लोग सोना नहीं खरीदे हैं, मालूम है? ये ग्रेन सर से पूछना सब, एक बार समझा देंगे। शुद्धता शुद्धता वजन। इधर देखो, तब पैगोडा जो होता था 12 ग्रेन का हुआ करता था। कितना ग्रेन का? 12। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे प्रचलित था। क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक किस मुद्रा का प्रचलन? स्वर्ण। और उस स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? पैगोडा। आज सोने के छोटे छोटे सिक्कों को, छोटा छोटा जो सिक्का होता था उसको क्या कहते थे? प्रपात या फनम कहा जाता था। जबकि चांदी के छोटे छोटे सिक्कों को क्या कहते थे? तार। क्या कहते थे? तार।
ये 12 सिक्का थे, लेकिन छोटका को क्या कहते थे? या फनम, क्या कहते थे? फनम। प्रपात्या फनम, प्रपात्या फनम। सोने के छोटा सिक्का और चांदी के छोटे सिक्का को तार, चांदी के छोटे सिक्का को तार। और वैसे सबसे अधिक प्रचलन में था जो पैगोडा, जो वहां कहा जाता था स्वर्ण का बराह मुद्रा, सोने का बराह। समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो, अलग अलग शासकों ने बहुत सारा मतलब मुद्रा चलाया, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हरिहर प्रथम के समय में मुद्रा सिक्का चलाया गया, और सिक्का चलाया गया तो हनुमान एवं गरुड़ की आकृति दिखाई दे रहा है। हनुमान और गरुड़, ये है हनुमान, ये है गरुड़। अरे गरुड़, ये हनुमान जी है, ये कौन है? गरुड़ जी। समझ में? दोनों का चित्र बना करके यहाँ पे दर्शाया गया। तो हनुमान, क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के सिक्के पर हनुमान और गरुड़ का चित्रण मिलता है? तो हरिहर प्रथम। कौन था? हरिहर प्रथम। है कि नहीं है? दिखाई दे रहा? देखा? इतना बड़का है। इतना बड़ा होता है। अब आगे देखो, ये इन्हें देख पहले। सदा शिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी नारायण है कि नहीं है? है। ये लक्ष्मी यही नारायण, कोई दिक्कत? तो सदा शिव राय के, और पहला हरिहर प्रथम, तो हरिहर प्रथम के सिक्कों पर किनका किनका? हनुमान और गरुड़। लेकिन सोना का ही सिक्का है। दूसरा, सादा शिव राय के सिक्कों पर किसका अंकन? लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण। कोई दिक्कत? याद रहेगा, लक्ष्मी नारायण का चित्र किनके सिक्कों पर हुआ कर? आप कच्ची बोल रहे? बोल। नहीं, इसका वैल्यू हुआ करता था, वो अलग अंदर, वो अलग तरीका था। अब इधर देखो, पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हून से की है। पुर्तगाली जब आए ना तो बोले ना कि हूनो जो स्वर्ण का सिक्का चलाता था सबने, उसी प्रकार के सिक्का कौन चलाता है सब? हून आक्रमण पढ़ाएंगे अभी बाद में। समझ में? इतना खाली समझ कि विजयनगर साम्राज्य के जो है स्थापना जो किया गया, तो उस समय जो सिक्का चलाया जाता था स्वर्ण सिक्का, उसका पुर्तगालियों ने तुलना किससे किया है? हूनों से। हून लोग ही स्वर्ण के मतलब सोने का सिक्का अधिक प्रचलित मिला है। अब यहाँ देखो, विजयनगर की स्थापत्य कला, मतलब विजयनगर एक ऐसा नहीं था। नूनीज और अब्दुल रजाक दोनों ये बात कर रहे हैं कि विजयनगर में सिर्फ और सिर्फ राजस्व व्यवस्था बढ़िया नहीं है, महिलाओं को अच्छे स्थान दिया गया, यही बढ़िया नहीं है। वहां पे जो मंदिरों से, जो वहां के संरचना करके जो वहाँ उसके शहर को सजाया गया है, उतना शहर को अभी रोम को भी, मतलब रोम भी उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे ढंग से सजाया गया कहाँ? विजयनगर को। समझ में आया कि नहीं? ये बात कहा लोग, उन लोगों ने। कौन सा जगह पे? इसे साक्ष्य है खाली। यहाँ देखो, इस समय मंदिर का निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अभी हम बता देते हैं कि द्रविड़ शैली क्या है, लेकिन द्रविड़ शैली जो है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शैली द्रविड़, अब बेसर शैली, नागर शैली उत्तर भारत में, दोनों के मिश्रण को क्या कहे? बेसर। तो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नागर से। कौन सा शैली? नागर से। दोनों को मिला करके देखो, बेसर, दोनों को मिला करके कोई दिक्कत? कोई द्रविड़ लिख लोगा, प्रवीर, प्रवीर गलती से मिस टाइपिंग है। जिसका सर्वश्रेष्ठ नमूना विठल स्वामी मंदिर है। विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण देव राय। कौन बनाया था? कृष्ण देव राय।
कौन बनवाया था? कृष्ण देव राय। पढ़ाने दे।
हेलो। कभी कभी से बंद है। मंदिरों में अमन मठ होता था, मंदिरों में क्या होता था? अमन मठ और कल्याण मंडप। क्या होता था? अमन मठ और कल्याण। देखो अमन मठ जो है देवी को समर्पित भवन की एक संरचना है, जबकि कल्याण मंडल एक विशालकाय सभा भवन है। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि कल्याण मंडल मंडप क्या था, तो बहुत बड़ा एक सभा भवन था जहां सभा कर सके। लेकिन अमन मठ जो है वो एक देवी को समर्पित मंदिर था या जगह था, अमन मठ। समझ में आया कि नहीं? जहाँ देवी को रखा जाता है, उस मठ में देवी को स्थापित किया जाता था। लेकिन ये कल्याण मंडप क्या था? बैठने वाला एक जगह, सभागार। विजयनगर के शासक तिरुमल नायक के काल में सुदेश्वर मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। तब मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तिरुमलाई। तिरुमलाई क्या नाम है? तिरुमलाई। तो तिरुमलाई या सुदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तिरुमल। कौन बनाया? तिरुमल। ये बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए फास्ट फास्ट में। निकोल डे कांटी यह इटली के रहने वाला था। यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक फारस के रहने वाला, देवराय द्वितीय। और देखो यहाँ बार्थोमा इटली के निवासी था। ये वीर नरसिंह जो तुलु वंश के हैं। आई अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। निकोल डे कांटे इटली के देवराय देखो तो एक है। हाँ, कांटे की तरह इसे घुसा देंगे, मारेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं? देवराय प्रथम, मारेंगे कांटे की तरह घुस जाएंगे, कांटी हो गया। निकोल डे कांटे, निकालो ठोको कांटे, समझ में आया? आगे देख। अब्दुल रजाक वाला तो याद है, फारस के रहने वाला, देवराय द्वितीय। बार्थोमा इटली के रहने वाला था। यह देखो आई बारबोसा डोमिंगो पायस कृष्ण देव राय के समय आया था, ये हम बता दिए हैं। बसरते बारबोसा कहाँ के था? पुर्तगाली। और डोमिंगो पायस इटली। लेकिन दोनों किसके दरबार में आया था? कृष्ण देव राय। आप नूनिज के भी बारे में बताएं, पुर्तगाली यात्री कब आया था? अच्युत देव राय। एक बार खूब बढ़िया से देखिए तो। निकोलो डी कांटी कहाँ का रहने वाला था? किसके दरबार में? देवराय। अब्दुल रजाक फारस, ईरान इराक वाले क्षेत्र को फारस कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद बार्थोमा कहाँ का रहने वाला था? इटली। किसके दरबार में आया था? वीर नरसिंह। यहाँ देखिए बारबोसा पुर्तगाली यात्री और डोमिंगो पायस इटली के, लेकिन दोनों किसके दरबार में? और उसके बाद नूनीज पुर्तगाली यात्री किसके? कोई दिक्कत? एक में से एगो क्वेश्चन पूछता है इतना में से। चीनी यात्री माहुआन संगम वंश के शासक मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में आया था, लेकिन बहुत कम मिलता है चर्चा, क्योंकि चीनी यात्रियों के बारे में चर्चा नहीं मिलता है। लेकिन कहियो जब पूछ लिया तो वो दिन बोलेगा, उस दिन बोलेगा सबने कि यार ये तो नया क्वेश्चन लेके आया है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसको ध्यान में इसलिए रखना चाहिए कि कहीं पैटर्न में या बदलते हुए रूप को स्वरूप को बदला सब तो दिक्कत हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? माहुआन। क्या नाम था? आई किसके दरबार में आया था? मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष से पहले बना था शासक, याद है? विरूपाक्ष द्वितीय से पहले शासक कौन था? मल्लिकार्जुन। और उसी के दरबार में आया था कौन? माहुआन। माहुआन कहाँ के यात्री था? चीन के। कहाँ के था? चीनी यात्री था। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बहमनी साम्राज्य हम लोग, ये पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य आज क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? फिनिश। अब इसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद बहमनी साम्राज्य हम पढ़ाएंगे, लेकिन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए, रिवीजन करके आइए। 3 गो क्लास है। हाँ, विजयनगर साम्राज्य ना बताएंगे कि बिना बताए कैसे लेंगे? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।